हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की रणनीति, पार्ट सेकंड। अगर हमने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नियोजन का उद्देश्य, चलिए हम पता है नियोजन का उद्देश्य क्या। नियोजन नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। नियोजन की नीतियों द्वारा भारत सरकार अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। भारत सरकार का चाहती है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो किसी पर डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर हो हम सब। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उचित तरीके से वितरण करना। अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र है उतने क्षेत्रों में उचित तरीके से वितरण कर पाए, यानी जो जो चीजें अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में चाहिए वो हम दे सकें। चलिए हम पता है योजना आयोग क्या है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आय व व्यय की योजना का प्रारूप रेखा तैयार करता है। योजना आयोग क्या करता है, आने वाली 5 सालों की योजना के लिए आय यानी पैसे व व्यय की योजना यानी कैसे खर्च किए जाएंगे का प्रारूप रेखा तैयार करता है। यानी छोटा सा एक प्लान रेडी कर लेता है कि आने वाले 5 सालों में कौन सी योजना पे काम किया जाएगा, कैसे उस पर पैसे खर्चे जाएंगे, क्या किया जाएगा, इस छोटा सा प्लान रेडी कर लेता है आने वाले 5 सालों के लिए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में हुई थी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारत का संविधान सभा योजना आयोग को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारत की जो संविधान सभा है वो योजना आयोग को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करता है। महिला और पुरुष समान रूप से आजीविका के प्राप्त साधनों का अधिकार रखते हैं। महिला जो पुरुष है समान रूप से आजीविका यानी जो भी हमारी जिंदगी में जीने के लिए प्राप्त चीजें होती है वो सब प्राप्त करने का अधिकार कौन रखता है? महिला और पुरुष दोनों ही रखते हैं। धन व उत्पादन के साधनों को केवल कुछ ही हाथों में जाने से रोकती है। धन और उत्पादन के जो साधन है उन्हें कुछ ही हाथों में नहीं जाने देती। यानी देखिए अब मान लीजिए हमारे देश में धन उत्पादन सब कुछ है तो वो कुछ ही हाथों में चले जाएगा तो बाकी सब तो परेशान हो जाएंगे, बाकी सबका काम कैसे चलेगा। तो ये धन व उत्पादन जो है किसी एक हाथ में जाने से रोकती है, सबको बराबर हक मिलता है यूज करने का। संसाधनों का वितरण समान रूप से करती है। संसाधनों का वितरण समान रूप से करती है यानी जो भी संसाधन है उन्हें समान रूप से सब लोगों में बांट देती है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा योजना आयोग के बारे में। पहले 5 साल की योजना रेडी होती थी, ठीक है। जब से भारत सरकार बदली है यानी बीजेपी आई है तो उन्होंने 2015 में नीति आयोग बनाया। नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस करता है, यानी योजना आयोग के स्थान पे अब नीति आयोग काम करता है। तो हम देखते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था, उसमें कौन कौन कैसे कैसे काम करता है। गठन 1 जनवरी 2015। देखिए 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। 5 वर्ष पहले यानी 5 साल पहले इसका गठन हुआ था। पूर्ववर्ती योजना आयोग, मैंने आपको बताया ना इससे पहले कौन सी थी? योजना आयोग थी, उसे रिप्लेस कर गया यानी उसके स्थान पे अब नीति आयोग बनाया गया। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, ये किसके अधिकार क्षेत्र में? भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में। मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए हम पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए हमने पढ़ा योजना आयोग को रिप्लेस करके यानी उसके स्थान पे नीति आयोग बना दिया गया। बट जब हमारे देश में योजना आयोग था तो हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? यानी पहली वो योजना जो 5 साल हमारे देश में चलाई गई थी। भारत के योजना आयोग ने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने का फैसला किया। भारत के योजना आयोग ने सोवियत संघ की तरह 5 साल योजना चलाने का फैसला किया। यानी जो भारत की योजना आयोग था उसने डिसाइड किया हम सोवियत संघ की तरह जो भी योजना चलाएंगे वो 5 साल के लिए चलाएंगे। इसके पीछे सीधा साधा विचार यह था कि भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें आगामी 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या था? भारत सरकार क्या करेगी, एक दस्तावेज रेडी करेगी यानी एक डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसमें क्या होगा आगामी 5 वर्षों के लिए यानी आने वाले 5 सालों के लिए आमदनी, पैसे और खर्च की योजना, कैसे खर्च किया जाएगा वो सब हम लिखेंगे।
योजना आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। देखिए, योजना आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी 2 भाग कर दिए जाएंगे। किसके? केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 भाग किए जाएंगे। पहला कौन सा रखेंगे, दूसरा कौन सा रखेंगे? चलिए हम ये पढ़ते हैं। एक भाग गैर योजना व्यय का था। एक भाग वो था गैर योजना, जिसकी हमने योजना नहीं बनाई बट आने वाले समय में हमें वो पैसे चाहिए हो, जिसकी हमने योजना ना बनाई हो बट जो एकदम से हो जाए, कुछ भी हो सकता है एकदम से। तो दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। दूसरा हिस्सा देखिए, हम पहला था गैर योजना का, जिस चीज की हमने योजना ना बनाई हो, और दूसरा योजना व्यय, जो हमने योजना बनाई हो जिस पे हम खर्च करने वाले। अब योजना में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 वर्ष की अवधि में खर्च करना था। ठीक है, जो भी हमने योजना बनाई है उसको ध्यान में रखते आने वाले 5 सालों में हमें जो पैसे खर्च करने हैं वो योजना व्यय हमारे। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक लाभ यह था कि भारत सरकार के समक्ष अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर सामने होती थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना पे अमल करने का एक फायदा क्या है? भारत सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर थी, यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक तस्वीर थी, यानी सरकार को पता था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, सब कुछ उसके सामने था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 1956 में खत्म हो गई थी। में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात थी कि गरीबी को किस प्रकार से कम या समाप्त किया जाए। हमारी जो पंचवर्षीय योजना पहली थी यानी प्रथम थी, उसमें सबसे मुख्य बात हमारे सामने क्या थी? गरीबी को हम किस प्रकार समाप्त करें या फिर कम कर सके। योजना आयोग को तैयार करने में जो विशेषज्ञ लगे थे उनमें के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री ने दलील दी कि आगामी 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। ठीक है, इस युवा अर्थशास्त्री ने क्या दलील दी कि आने वाले 2 दशक तक भारत सरकार को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज गति के विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि तेज गति के विकास से क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर कृषि पर था। जो हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था? कृषि पे। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। इसी योजना के अंतर्गत क्या हुआ? बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश हुआ। बंटवारे की वजह से कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। बंटवारे की वजह से क्या हुआ? कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ। देखिए, पहले पाकिस्तान हमारे देश में था बट अब अलग हो चुका है, तो इसी वजह से कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, तो वो भारत सरकार झेल रही थी। तो उसमें हमने पहले कृषि पर जोर दिया, तो जो कृषि पे नुकसान हुआ था उसे खत्म करने के लिए सब काम किए गए और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। देखिए, हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी है खाना पीना, तो इस क्षेत्र पर ध्यान देना सबसे जरूरी था। बाखरा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई। बाखरा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि लगाई गई। इस योजना में भूमि सुधार पर बल दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी वस्तु माना गया। इस योजना में क्या किया? भूमि सुधार पर बहुत ध्यान दिया गया और उसे विकास की बुनियादी वस्तु माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय स्तर की जो आय है उसे बढ़ाया जाए, और ऐसा तभी संभव था जब लोगों का खर्च कम हो और उनकी बचत ज़्यादा हो। ऐसा तभी संभव था जब लोग क्या करें? खर्च ज़्यादा ना करें, और खर्च कम करें और बचत ज़्यादा करें। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। देखिए, 1950 के दशक में भारत में खर्च का जो स्तर था बहुत नीचे था। इसे अब और कम करना संभव नहीं था। देखिए, पहले बहुत कम था, अब इससे कम करना संभव नहीं था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी बहुत मुश्किल था। ये जो काम था ना, बहुत मुश्किल था, क्योंकि देश में रोजगार के लायक जितने लोग थे उनके मुताबिक में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। देखिए, देश में जितने लायक लोग थे ना रोजगार के लिए,
उससे कम देश में पूंजी भंडार था, यानी पैसे बहुत कम थे देश में। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की जो बचत थी तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी थी, परंतु यह बचत उम्मीद के अनुसार नहीं थी। परंतु ये बढ़ी तो थी, बट जितनी उम्मीद थी ना उस हिसाब से बहुत कम थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में इससे कहीं अधिक बचत की उम्मीद की गई थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें इससे भी कहीं ज्यादा उम्मीद की गई थी बचत की। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। 1960 से 1970 के आरंभिक वर्षों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आ गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई और 1961 में खत्म हो गई। में उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। देखिए, पहली में तो हमने कृषि पर जोर दिया, दूसरी में किसमें दे रहे हैं, फैक्ट्री यानी उद्योगों में। इस योजना को पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की टीम द्वारा तैयार किया गया। इसे किसने तैयार किया, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की टीम द्वारा तैयार किया गया, यानी इसकी और इन दोनों की टीमों द्वारा तैयार किया गया। पहली योजना का मूल मंत्र धैर्य, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज रफ्तार से संरचनात्मक परिवर्तन करने की थी। पहली योजना का मूल मंत्र धैर्य, पहली योजना का जो मूल मंत्र था वो धैर्य था, यानी आराम से धीरे धीरे विकास करना। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज रफ्तार से संरचनात्मक परिवर्तन लाने की थी। लेकिन दूसरी योजना का जो हमने दूसरी योजना बनाई है उसमें क्या तेज रफ्तार से काम करने हैं, तेज रफ्तार से विकास करने की योजना है दूसरी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के मकसद से आयात पर भारी शुल्क लगाया। सरकार ने क्या किया, देसी उद्योगों को संरक्षण यानी देसी उद्योगों की सेफ्टी के लिए आयात पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया, यानी जो भी हमारे देश में आएगा उस पर बहुत ज़्यादा उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा, क्योंकि भारत सरकार क्या चाहती है, देसी उद्योगों को संरक्षण देना यानी उनकी सेफ्टी करना। इसलिए संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। क्या हुआ, संरक्षण की इस नीति से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के जो उद्योग थे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली, और ऐसा ही भारत सरकार चाहती थी। चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों में वृद्धि हो रही थी, औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों में वृद्धि हो रही थी, इस अवधि में क्या होता है, निवेश और बचत दोनों ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। औद्योगिकरण के विकास पर जो हमने जोर दिया भारत सरकार ने, उससे हमारे देश को एक नया आयाम मिला, यानी एक नया स्कोप मिल गया। औद्योगिकरण से भारत में रोजगार का एक नया अवसर मिल गया लोगों को। प्रौद्योगिकी के लिहाज से भारत पिछड़ा हुआ था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, यानी जो आज की आधुनिक चीजें होती है, उससे भारत कोसों पीछे रह गया था, और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। क्या हुआ, अब हमें बाहर के देशों से ये सब चीजें खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या हुआ, विदेशी जो मुद्रा थी, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा, वो हमें खर्च करनी पड़ी। इसके अलावा उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को अधिक आकर्षित किया। उद्योगों ने क्या किया, कृषि की अपेक्षा निवेश को अधिक आकर्षित किया, यानी कृषि से एक तरीके से कृषि से लोगों का मन भटका के निवेश में उनका ज़्यादा ध्यान दिलवाया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आकांक्षा अलग सता रही थी। इससे क्या होता है, देखिए, इससे हमें लग रहा था कि सब लोग निवेश में ही ना लग जाए। अब देखिए, खेती कोई नहीं करेगा तो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। इससे हमें खाद्यान्न संकट यानी खाने पीने की कमी का संकट सता रहा था। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बनाए रखने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन यानी बैलेंस बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।